3 जुलाई 2025 रशिया ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। तालिबान गवर्नमेंट को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया। वही तालिबान जिसने 2021 में काबुल पर बिजली की तेजी से कब्जा किया और पूरी दुनिया की नजरों में आ गया, लेकिन तालिबान की इस गवर्नमेंट को दुनिया के किसी भी देश ने एक्सेप्ट नहीं किया। एक के बाद एक देश अफगानिस्तान से अपनी एम्बेसी बंद करके वहां से जाने लगे। तालिबान भले ही अफगानिस्तान की सत्ता में आ गया, लेकिन पूरी दुनिया ने उसे एक टेररिस्ट ग्रुप की तरह ही देखा। ऐसे में रशिया वो पहला देश बन गया है जिसने तालिबान को लेजिटिमेट गवर्नमेंट माना है। यह सुनने में तो सिर्फ एक डिप्लोमेटिक न्यूज लग रही, लेकिन इसके पीछे छिपा है एक खूनी इतिहास, सीक्रेट डील्स और ग्लोबल पावर प्ले की कहानी। और आज हम इस कहानी को शुरू से आखिर तक, इसके हर डिटेल, हर ट्विस्ट को उसके कॉन्टेक्स्ट के साथ खोलकर समझते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे रशिया और तालिबान किसी दौर के पक्के दुश्मन अब अच्छे दोस्त बन गए हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील है कि आप इस वीडियो को अभी लाइक कर दो और आपको क्या लगता है अफगानिस्तान के हालात बदलने वाले हैं कमेंट में बता दो। आपके इतना करने से इस वीडियो की रीच बढ़ेगी और ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएंगे। टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। 3 जुलाई 2025 रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने यह ऐलान किया कि वो तालिबान गवर्नमेंट, जो खुद को इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान कहता है, वो उसे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर रहा। ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है। 2021 में जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया, तब से किसी भी देश ने उसे फॉर्मली गवर्नमेंट के तौर पर एक्सेप्ट ही नहीं किया। तालिबान के सख्त इस्लामिक लॉज, खास करके औरतों और लड़कियों के एजुकेशन और पब्लिक लाइफ पर पाबंदियों ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा और इस एक रीजन से दुनिया तालिबान को एज अफगान गवर्नमेंट एक्सेप्ट करने से दूर भागती रही। लेकिन रशिया दूर भागने के बजाय तालिबान को एक्सेप्ट करता है। रशियन एम्बेसडर दिमित्री जिरनोव ने काबुल में अफगान फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी से मुलाकात करी और क्रेमलिन का यह डिसीजन उन्हें बताया। अफगान फॉरेन मिनिस्ट्री ने इसे एक ऐतिहासिक कदम कहा और आमिर खान मुत्तकी ने कहा, हम उम्मीद करते हैं ये बाकी देशों के लिए मिसाल बनेगा। हालांकि रशिया का इस तरह तालिबान को एक्सेप्ट करना तालिबान के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है, क्योंकि इंटरनेशनल स्टेज पर उनकी मौजूदगी हो जाए, ये उनका अब तक का सबसे बड़ा गोल रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आप ये भी समझ लें कि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन होता क्या है, ताकि बात समझ आए और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों तालिबान इसके पीछे स्ट्रगल कर रहा, ये भी आप समझ पाओ। देखो, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन का मतलब है किसी देश की गवर्नमेंट को दूसरे देश या इंटरनेशनल कम्युनिटी एक लेजिटिमेट यानी वैलिड गवर्नमेंट मान ले। मतलब दुनिया के बाकी देश उसे एक्सेप्ट करे कि हाँ, ये गवर्नमेंट उस देश की ऑफिशियल अथॉरिटी है। और इसका होना किसी भी देश की गवर्नमेंट के लिए बेहद जरूरी होता है, क्योंकि इसके बगैर गवर्नमेंट बिल्कुल वैसे ही है जैसे घर की खाट पर पैरालाइज्ड पड़ा घर का मुखिया। यानी मुखिया तो है लेकिन किसी काम का नहीं, सांस तो चल रही है लेकिन बॉडी के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हरकत ही नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही रिकॉग्निशन के बगैर किसी भी देश की गवर्नमेंट दूसरे के साथ प्रॉपरली डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश नहीं कर सकता, एम्बेसीज नहीं खोल सकता, ट्रीटी साइन नहीं कर सकता, यहां तक कि इंटरनेशनल टॉक में हिस्सा तक नहीं ले सकता। बगैर रिकॉग्निशन के इंटरनेशनल ट्रेड, लोन या एड जैसे वर्ल्ड बैंक या IMF से लिया जाता है, वो कुछ भी नहीं ले सकता और उस देश की इकोनॉमी आइसोलेटेड हो जाती है। वो UN या WTO में सीट नहीं ले सकता और वो अपनी बात ग्लोबली नहीं रख सकता। इसके अलावा कई और चीजें जिसके लिए किसी भी देश की गवर्नमेंट के पास ऑफिशियली एक्सेप्टेंस का होना बेहद जरूरी होता है। तालिबान के केस में अगर देखें तो तालिबान के सत्ता में आने के बाद किसी भी देश ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया और इस वजह से कई प्रॉब्लम आई। अफगानिस्तान को जो इंटरनेशनली हेल्प मिल रही थी वो तालिबान के आने के बाद बंद हो गई। अफगानिस्तान के बिलियंस ऑफ डॉलर के फॉरेन रिजर्व, जो करीब 9.5 बिलियन डॉलर के आसपास थी, उसे अमेरिका और बाकी लोगों ने मिलकर फ्रीज कर दिया। अफगानिस्तान के लिए ट्रेड और डिप्लोमेटिक रिलेशन काफी मुश्किल हो गए। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये ऑलमोस्ट सब कुछ बंद हो गया और इन सब से अफगानिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स के करीब पहुंच गई। UN और NGOs ने तालिबान के साथ काम नहीं किया, जिससे ह्यूमैनिटेरियन एड अफेक्ट होता है और अफगानिस्तान में हंगर और पॉवर्टी तेजी से बढ़ने लगती है। यहां तक कि UN में तालिबान को अफगानिस्तान की ऑफिशियल सीट तक नहीं दी गई और अफगानिस्तान ग्लोबल प्लेटफॉर्म से लगभग गायब हो गया। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन क्यों इतना जरूरी है, क्यों तालिबान इसके लिए स्ट्रगल कर रहा और रशिया की ऑफिशियल एक्सेप्टेंस तालिबान के लिए क्यों बड़ी जीत है, ये अब तक आप समझ गए होंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल, आखिर रशिया ने ऐसा किया क्यों तालिबान को रिकॉग्नाइज किया? इस पे रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना है कि यह रिकॉग्निशन दोनों देशों के बीच कोऑपरेशन को बूस्ट करेगा, खास करके एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर में। जाहिर सी बात है अफगानिस्तान को फायदा होगा, लेकिन इससे रशिया को भी फायदा होगा, क्योंकि डिप्लोमेटिक रिलेशन में बगैर फायदे के कोई डील नहीं होती। फायदा तो होगा, तभी रशिया ने यह किया और वो फायदा है अफगानिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन और अफगानिस्तान की जमीन में दबा अनमोल खजाना। पहले
लोकेशन की बात करते हैं। अफगानिस्तान का लोकेशन सेंट्रल और साउथ एशिया के बीच एक गोल्डन ब्रिज का काम करता है। रशिया चाहता है कि अफगानिस्तान गैस पाइपलाइन के लिए ट्रांजिट हब बन जाए जो तुर्कमेनिस्तान से पाकिस्तान और इंडिया तक जाए। तुर्कमेनिस्तान जिसके पास दुनिया का 5वां सबसे बड़ा गैस भंडार है और ये अपनी गैस सप्लाई इंडिया और पाकिस्तान को करना चाहता है, जहां इंडिया दुनिया का एक बड़ा कंज्यूमर हब है और इसके लिए तापी, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया नाम से एक प्लान भी चल रहा है जिसमें 1814 किलोमीटर लंबी एक नेचुरल गैस पाइपलाइन बिछाई भी जा रही और ये काम अभी भी चल रहा। रशिया चाहता है कि यूरोप के बजाय एशिया में एनर्जी एक्सपोर्ट करी जाए। क्यों करी जाए इसकी बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आप इतना जान लें कि यूरोप रशियन गैस से अपनी डिपेंडेंसी काफी कम कर चुका है। यही वजह है कि अफगानिस्तान रशिया के साथ 50 मिलियन क्यूबिक मीटर एलएनजी की डील साइन करने की सोच रहा और अगर यह सब पॉसिबल होता है तो यह प्रोजेक्ट अफगानिस्तान की बर्बाद इकोनॉमी को रिवाइव कर सकता है जो 2021 के बाद 27% सिकुड़ चुकी है। हालांकि जो रशिया और तालिबान एक नई दोस्ती की तरफ आगे बढ़ रहा, वहां सिर्फ पैसा या डिप्लोमेटिक बेनिफिट ही नहीं बल्कि इसके पीछे एक दर्दनाक हिस्ट्री भी है। एक टाइम ऐसा भी गुजरा है जब तालिबान और रशिया एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हुआ करते थे। तालिबान रशिया को डैमेज देता था और रशिया तालिबान को खत्म करने के लिए अमेरिका से हाथ मिला रहा था। रशिया और अफगानिस्तान का रिश्ता किसी हॉलीवुड वॉर मूवी से कम नहीं था। आप समझ सकते हैं क्या सिचुएशन रही होगी। साल 1979 इस वक्त रशिया सोवियत यूनियन हुआ करता था और अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट सेटअप करने के लिए अफगानिस्तान में इन्वेड करता है, लेकिन उसका यह फैसला उसके लिए ही उल्टा साबित होता है। अफगानी मुस्लिम जो अड़ियल हैं, निडर हैं और साथ में बहादुर भी है, वो सोवियत के सामने सरेंडर करने के बजाय उनसे लड़ने लगते हैं और एक जंग छिड़ जाती है जो करीब 10 साल तक चलती है। अच्छा, यहाँ पर जो अफगान मुजाहिदीन थे वो बहादुर तो थे, लेकिन सिर्फ बहादुरी से जंग नहीं लड़ी जाती, उसके लिए चाहिए वेपन और उसकी इस कमी को पूरी करता है अमेरिका। CIA इन्हें हथियार, ट्रेनिंग और फंडिंग सब कुछ प्रोवाइड करता है। क्योंकि अमेरिका और सोवियत के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था तो अमेरिका डायरेक्ट सामने आने के बजाय प्रॉक्सी के जरिए सोवियत को नुकसान पहुंचा रहा था और सोवियत को भारी नुकसान हो भी रहा था। इस जंग में करीब 15,000 सोवियत सोल्जर्स मारे गए जबकि अफगानिस्तान से लाखों लोग डिस्प्लेस्ड हो गए और फाइनली साल 1989 में सोवियत लीडर मिखाइल गोर्बाचेव थक हार कर अपनी आर्मी वापस बुला लेते हैं, लेकिन ये सोवियत के लिए एक जियोपॉलिटिकल नाइटमेयर साबित होता है। अच्छा, सोवियत अफगानिस्तान से तो चला गया लेकिन अभी भी तालिबान और सोवियत के बीच ये जंग जारी रहती है। 1992 में काबुल में रशियन एम्बेसी पर रॉकेट से अटैक किया जाता है और रशिया को मजबूरन अफगानिस्तान से अपना बैग पैक करके यानी एम्बेसी बंद करके वहां से निकलना पड़ता है। साथ ही रशियन सपोर्टर अफगान प्रेसिडेंट मोहम्मद नजीबुल्लाह जो 1992 से यूएन कंपाउंड में छुपे हुए थे उन्हें पकड़ा जाता है और बड़ी बेदर्दी से उन्हें मार दिया जाता है। ये जो कुछ भी हो रहा था ये सब अमेरिका की मदद, अमेरिका की फंडिंग से चल रहा था और नजीबुल्लाह की मौत के बाद तालिबान पहली बार अफगानिस्तान की सत्ता में आता है। हालांकि अब तक रशिया तालिबान से तंग तो आ चुका था लेकिन हार अभी भी नहीं मानी थी। अब आता है साल 1996, तालिबान सत्ता में आ चुका होता है, रशिया पूरी तरह से अफगानिस्तान छोड़ चुका होता है और इसी साल नॉर्थ अफगानिस्तान में रहने वाली कुछ गैर पश्तूनी कम्युनिटी जिसमें ताजिक, उज्बेक, हजारा और तुर्कमेन जैसी कम्युनिटी मिलकर तालिबान के खिलाफ एक ग्रुप बनाती है नॉर्दर्न अलायंस, जिसे ऑफिशियली यूनाइटेड इस्लामिक फ्रंट फॉर द सैल्वेशन ऑफ अफगानिस्तान नाम दिया जाता है। अहमद शाह मसूद, अब्दुल रशीद दोस्तम, बुरहानुद्दीन रब्बानी और अली मजारी ये लोग नॉर्दर्न अलायंस के टॉप लीडर होते हैं और इन्हीं लोगों को अफगान मुजाहिदीन भी कहा जाता था। क्योंकि तालिबान जब पावर में आया तो ये लोग तालिबान के खिलाफ खड़े हो गए और उसे खत्म करने की बात कहने लगे। अब यहाँ पर ट्विस्ट देखें, आपको समझ आएगा कि तालिबान और रशिया किस हद तक एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बने हुए थे। जो अफगान मुजाहिदीन अफगानिस्तान में सोवियत के 15,000 सोल्जर्स मारे थे, अब रशिया उन्हीं अफगान मुजाहिदीन को गोला बारूद, कुछ हथियार जिसमें AK-47 राइफल, मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर, मोटार, यहां तक कि टैंक तक दे देता है। इसके अलावा सोवियत में हेलीकॉप्टर जिसमें Mi-8 और Mi-24 ये भी दिए, बख्तरबंद गाड़ियां भी दे दी। तालिबान को खत्म करने के लिए रशिया वही कर रहा था और उन्हीं अफगान मुजाहिदीन का इस्तेमाल कर रहा था जिसे रशिया को खत्म करने के लिए कभी अमेरिका ने किया था। हालांकि तालिबान भी खामोश नहीं था और ना ही उसने रशिया के आगे हथियार डाले, बल्कि रशिया की एक दुखती रग दबा देता है। सोवियत यूनियन के खत्म होने के बाद कई अलग अलग देश अपनी इंडिपेंडेंस की बात करने लगे और उसी में एक देश था चेचन्या। वही चेचन्या जिसके लीडर हैं रमजान कादिरोव, जो आज रशिया के साथ है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। साल 1994 से 1996 तक चेचन्या अपनी आजादी के लिए रशिया से लड़ता है और रशियन आर्मी वहां पर भारी तबाही मचाती है। फिर वापस से साल 1999 से लेकर 2009 तक एक और टकराव होता है और इस बार चेचन्या इस्लामिक मूवमेंट की तरह रशिया के सामने खड़ा होता है और यह चेचन्या का मामला
रशिया के लिए बेहद सेंसिटिव होता है। काकेशस और दास्तान जैसे रीजन इससे अफेक्ट होते हैं। हालांकि हम इसके बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आप इतना जान लें कि तालिबान रशिया और चेचन्या के इस टकराव में चेचन्या को सपोर्ट देता है। मुल्ला उमर चेचन्या को मान्यता तक दे देते हैं। ये एक और पॉइंट है जो ये बताता है कि रशिया और तालिबान कैसे एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे थे। और अब आता है ट्विस्ट, जहां एक दूसरे के पक्के दुश्मन रशिया और अमेरिका तालिबान को खत्म करने के लिए दोस्त बन जाते हैं। 11 सितंबर 2001 अमेरिका के ट्विन टावर पर एक घातक सुसाइड अटैक होता है। इसमें 3000 लोगों की मौत होती है और इस अटैक में अलकायदा के ओसामा बिन लादेन का नाम सामने आता है और बताया जाता है कि ओसामा तालिबान रूलिंग स्टेट अफगानिस्तान में छिपा हुआ है। इस अटैक के बाद टेररिज्म को लेकर पूरी दुनिया में हलचल मच जाती है। इसे खत्म करने की बात होने लगती है और फाइनली अमेरिका एक ऑपरेशन वॉर ऑन टेरर की शुरुआत करता है, जिसका पहला टारगेट होता है अफगानिस्तान। वही अफगानिस्तान जहां तालिबान सत्ता में बैठा हुआ है। अब चूंकि तालिबान अमेरिका के निशाने पर था, जबकि एक टाइम पर इसी अमेरिका ने तालिबान को खड़ा किया था। अब रशिया को दिखता है अब तो तालिबान को खत्म करना आसान हो गया। जो अमेरिका उसकी ताकत हुआ करता था, अब वही उसके खिलाफ खड़ा है। और यहां बगैर टाइम वेस्ट किए पुतिन अमेरिकन प्रेसिडेंट को कॉल करते हैं और उन्हें सिंपैथी देते हैं और सपोर्ट ऑफर करते हैं। यूएस को इंटेलिजेंस शेयर करते हैं, अपना एयर स्पेस खोल देते हैं, यहां तक कि अपने अलाइज उज्बेकिस्तान और तजिकिस्तान के साथ मिलकर यूएस मिलिट्री को बेसेस और एयर स्पेस एक्सेस तक दे देते हैं। मतलब तालिबान खत्म हो, फिर इसके लिए कुछ भी करना पड़े। और फाइनली साल 2003 में अफगानिस्तान से तालिबान को हटा दिया जाता है और रशिया तालिबान को एक टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर कर देता है। हालांकि अफगानी जी से परेशान तो किया जा सकता है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं तोड़ी जा सकती। 1990s में जो अफगानी सोवियत के खिलाफ लड़ रहे थे, अब वही अमेरिका के खिलाफ भी खड़े हो गए। साल 2010 आते आते अमेरिकन आर्मी अफगानिस्तान में स्ट्रगल करने लगी और धीरे धीरे तालिबान एक बार फिर वहां पर मजबूत होने लगा। और यहां से एक नई कहानी की शुरुआत होती है। जो रशिया तालिबान को खत्म करने के लिए अपने सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका के साथ खड़ा हो गया था, अब वही रशिया अपना स्टांस बदलता है। अच्छा, यहाँ पर आप ये भी गौर करते रहना कि डिप्लोमेटिक रिलेशन होता क्या है और कैसे कोई कंट्री अपने बेनिफिट को देखते हुए अपनी पॉलिसी बदलती रहती है। रशिया ने भी तालिबान को लेकर अपने रुख बदल दिए और ऐसा नहीं है कि रशिया को तालिबान से अचानक प्यार हो गया था और रशिया सब कुछ भूल भाल कर तालिबान का साथ देने आ गया था, बल्कि रशिया के सामने एक खतरनाक दुश्मन खड़ा हो गया था जिसे ISIS खुरासान या ISIS-K कहा जाता है। और ये नया दुश्मन न सिर्फ तालिबान के खिलाफ था, बल्कि रशिया के लिए भी बड़ा खतरा होता है। ISIS-K ISIS ग्रुप की रीजनल ब्रांच है जो अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में ऑपरेट करता है। कहने को तो तालिबान और ISIS-K दोनों इस्लाम की बात करते हैं, लेकिन इस्लाम को लेकर दोनों का नजरिया अलग है और दोनों अफगानिस्तान में कंट्रोल के लिए आपस में लड़ते हैं। साथ ही ISIS-K रशिया को भी टारगेट करता है। कुछ रिसेंट इंसिडेंट आपको बताऊं तो साल 2022 में यह ग्रुप अफगानिस्तान में रशियन एम्बेसी को टारगेट करता है, जिसमें 6 लोगों की मौत होती है। फिर साल 2024 में रशिया के कॉन्सर्ट हॉल पर अटैक होता है, जिसमें 149 लोगों की मौत होती है। पुतिन के पावर में आने के बाद यह अब तक का सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक होता है। कहने का मतलब ISIS-K जितना तालिबान के लिए खतरा है, उतना रशिया के लिए भी खतरा है। और इस एक कॉमन एनिमी को देखते हुए एक टाइम के पक्के दुश्मन तालिबान और रशिया एक साथ आते हैं। साल 2015 में दोनों के बीच बैक चैनल बातचीत शुरू करी जाती है। अच्छा, यहां पर आप ये भी याद रखना कि अभी तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता में नहीं होता है, लेकिन फिर भी रशिया तालिबान के साथ बातचीत कर रहा होता है। अब आता है साल 2021, अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर निकलता है और एक बार फिर तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता में वापसी करता है। दुनिया के कई देशों ने अफगानिस्तान में अपनी एम्बेसी बंद कर दी, लेकिन रशिया अपनी एम्बेसी ओपन रखता है और ये पूरी दुनिया के लिए सिग्नल होता है कि रशिया तालिबान को एक रियलिटी के तौर पर एक्सेप्ट कर रहा। फिर तालिबान डेलीगेशन ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लिया, जो रशिया का एक फ्लैगशिप इवेंट है। अक्टूबर 2024 में अफगान फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी ने मॉस्को में रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्जे लावरोव से मुलाकात करी। जुलाई 2024 में पुतिन ने एक स्टेटमेंट दिया और तालिबान को अलाइज इन द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म कहा। मतलब 2003 में जिस रशिया ने तालिबान को टेररिस्ट ग्रुप कहा था, अब वही टेररिज्म के खिलाफ उसका अलाई बन जाता है। अब चूंकि साथी तो बन गया और साथी का रशियन टेररिस्ट ग्रुप में रहना ये भी तो सही नहीं है। और फाइनली अप्रैल 2025 में रूस ने अपने टेररिस्ट लिस्ट से तालिबान को हटा दिया, जो एक गेम चेंजिंग स्टेप था। लावरोव ने कहा काबुल की न्यू अथॉरिटी एक रियलिटी है। अब ये जो रशिया की तरफ से तालिबान को मान्यता और मॉस्को में अफगानिस्तान के पुराने फ्लैग को रिप्लेस करके तालिबान का नया कलमे वाला व्हाइट फ्लैग लहरा रहा है, इसकी पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। डिप्लोमेसी क्या है और ये कैसे टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है,
ये भी आप समझ गए होंगे। एक कड़वी बात आपको बताऊं तो हो सकता है फ्यूचर में रशिया, अमेरिका, सऊदी, ईरान, इजराइल और फिलिस्तीन ये एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाएं। ये डिप्लोमेसी है जो सेंटीमेंट से नहीं बल्कि बेनिफिट से चलती है। तालिबान के केस में अगर देखा जाए तो रशिया अकेला नहीं है जो तालिबान से अपने रिश्ते बेहतर कर चुका है या कर रहा है, बल्कि कुछ और देश भी हैं जो तालिबान के साथ डील कर रहे हैं। नंबर 1 चाइना 2019 से ही तालिबान के साथ बातचीत में लगा हुआ है। 2019 से ही, जब यूएस अभी अफगानिस्तान में था और तालिबान सत्ता से बाहर हुआ करता था। 2021 में तालिबान टेक ओवर के बाद चाइना ने अपने रिलेशन और बढ़ाए। 2023 में चाइना नेशनल पेट्रोलियम कंपनी ने तालिबान के साथ 25 साल का ऑयल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, लेकिन बाद में कॉन्ट्रैक्ट वायलेशन की वजह से तालिबान ने यह डील कैंसिल कर दी। हालांकि तालिबान के पावर में आने के बाद चाइना के साथ ये उसकी सबसे बड़ी डील होती है। 2024 में चाइना ने तालिबान के बिलाल करीम को ऑफिशियली एनवॉय के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया। मई 2025 में चाइना ने पाकिस्तान और तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर को एक ट्राइलेटरल कॉन्क्लेव के लिए होस्ट किया। और जैसा भी आपको बताया कि कोई भी देश अगर फायदा देखेगा तब भी अपनी पॉलिसी बदलेगा, और चाइना अफगानिस्तान के लिथियम भंडार को देखते हुए तालिबान के साथ सॉफ्ट रिलेशन बनाता है। चाइना को पता है कि लिथियम आने वाले टाइम में एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स होने वाला है। नंबर 2 पाकिस्तान। तालिबान और पाकिस्तान का रिलेशन सास बहू की तरह है। ये आपस में लड़ेंगे भी और साथ भी रहेंगे। साल 1996 में जब तालिबान पहली बार सत्ता में आया तब पाकिस्तान इसका जबरदस्त सपोर्टर था और तालिबान गवर्नमेंट को मान्यता भी दी थी। लेकिन 2021 में तालिबान की वापसी के बाद पाकिस्तान से इसके रिश्ते कुछ ठीक ठाक नहीं रहे हैं। पाकिस्तान कहता है कि तालिबान पाकिस्तान में डेडली अटैक करने वाले टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान को शेल्टर देता है। दिसंबर 2024 में पाकिस्तान अफगानिस्तान के पतकिया में एयर स्ट्राइक भी करता है और दावा करता है कि उसने टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन तालिबान ने कहा कि इसमें 46 सिविलियन की जान गई, जिसमें औरतें और बच्चे शामिल थे। फिर 2025 में पाकिस्तान एक और बड़ा प्लान करता है जहां पाकिस्तान में मौजूद 30 लाख अफगानी रिफ्यूजी को डिपोर्ट करने का प्लान किया जाता है। तो जुलाई 2025 में पाकिस्तान आर्मी अफगान बॉर्डर पर 30 लोगों को मार देती है और दावा करती है कि ये सभी टीटीपी के लोग थे। 1996 वाले तालिबान और 2021 वाले तालिबान के साथ पाक के रिलेशन में काफी बदलाव दिखे। पहले वाले तालिबान को मान्यता तक दी, लेकिन दूसरे टर्म वाले तालिबान के साथ टकराव की सिचुएशन बन गई। हालांकि इतने सब के बावजूद, जैसा आपको बताया कि ये सास बहू वाले रिलेशन की तरह लड़ते भी हैं और साथ भी रहते हैं। इसी साल मई और अप्रैल के महीने में पाकिस्तानी डिप्टी पीएम और फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार काबुल जाकर तालिबान ऑफिशियल से मुलाकात भी करते हैं। मतलब इनके केस में यह टकराव कब मान्यता तक पहुंच जाए इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि फायदा तो पाकिस्तान को भी है। नंबर 3 इंडिया। हालांकि इंडिया और तालिबान का रिलेशन हमेशा से टेंशन वाला ही रहा है। 1996 की बात करें तो तालिबान के पावर में आने के बाद इंडिया अफगानिस्तान में अपनी एम्बेसी बंद कर देता है, क्योंकि इंडिया तालिबान को पाकिस्तान के प्रॉक्सी की तरह देख रहा था। और जब तालिबान अफगानिस्तान से हटा तो इंडिया ने वापस से अपनी एम्बेसी ओपन कर दी। मतलब इंडिया को अफगानिस्तान से नहीं बल्कि तालिबान से प्रॉब्लम थी, और हो भी क्यों ना, तालिबान हक्कानी ग्रुप के साथ मिलकर इंडियन एम्बेसी को टारगेट कर रहा था। लेकिन 2021 में तालिबान के वापसी के बाद एक बार फिर इंडिया ने अपनी एम्बेसी बंद कर दी। हालांकि कहा जाता है कि तालिबान और पाकिस्तान के टफ रिलेशन को देखते हुए इंडिया ने भी अपना स्टांस बदला और अपनी एम्बेसी वापस से खोल दी। यहां से इंडिया और तालिबान के बीच सॉफ्ट रिलेशन भी देखे गए। जनवरी 2025 में इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्त्री दुबई में आमिर मुत्तकी से मुलाकात करते हैं और मई 2025 में फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर से फोन पर बातचीत होती है। यहां भी वही डिप्लोमेसी बेनिफिट की कहानी है। इस वीडियो में डिटेल में बात करी गई है। इंडिया और तालिबान के रिलेशन को आप इस वीडियो से समझ सकते हो। नंबर 4 ईरान। तालिबान के पहले टेन्योर में ईरान और तालिबान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हुआ करते थे, वही शिया और सुन्नी, क्योंकि सत्ता में आने के बाद साल 1998 में ईरान के 9 डिप्लोमेट्स को तालिबान ने मार दिया था। लेकिन अब ISIS के जो तालिबान और ईरान दोनों का कॉमन एनिमी है, बिल्कुल तालिबान और रशिया की तरह। अब इस ISIS के खतरे ने तालिबान और ईरान को करीब कर दिया, दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। साल 2021 में इनकी बैक चैनल बातचीत शुरू होती है और 17 मई 2025 को पब्लिकली सामने आती है, जहां आमिर मुत्तकी ईरान के तेहरान जाते हैं और ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची और प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान से मुलाकात करते हैं। ये कुछ कंट्री हैं जहां तालिबान को अहमियत दी जा रही। अब सवाल ये, क्या सिर्फ अहमियत देंगे या मान्यता भी देंगे? तालिबान को ऑफिशियल गवर्नमेंट भी मानेंगे? तो इसका जवाब देते हैं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन से एक्सपर्ट कबीर तनेजा। ये कहते हैं अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों के पास तालिबान से इंगेज करने के अलावा कोई चॉइस नहीं।
ये रियलिटीज है। तालिबान अभी लंबे टाइम तक अफगानिस्तान में रहेगा। सिक्योरिटी, ट्रेड और माइग्रेशन जैसे इश्यूज की वजह से ये डील करना जरूरी है। और रशिया के बाद सेंट्रल एशियन कंट्री उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान और शायद चाइना भी तालिबान को रिकॉग्नाइज कर सकता है। हालांकि रशिया का ये मूव एक जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है। ये न सिर्फ काबुल में मॉस्को की पोजीशन को स्ट्रांग कर रहा बल्कि सेंट्रल एशिया में एक नया ग्रेट गेम भी सेट कर रहा है। 90s में ब्रिटेन और रशिया ये दोनों सेंट्रल एशिया में इन्फ्लुएंस के लिए लड़ रहे थे, लेकिन तब रशिया को एक बड़ी डिप्लोमेटिक हार मिली थी। लेकिन इस बार रशिया अपर हैंड दिखाई दे रहा। अब कुछ भी हो, भले सब अपने अपने बेनिफिट की वजह से तालिबान को करीब कर रहे हैं, लेकिन अगर तालिबान के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये तालिबान के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। ये थी रशिया और तालिबान की नई दोस्ती की पूरी कहानी, एक थ्रिलर जो हिस्ट्री, ड्रामा और स्ट्रेटजी से भरी हुई है। अब बाकी देश भी रशिया का रास्ता अपनाएंगे, स्टेबिलिटी आएगी या फिर बवाल होगा? आपको क्या लगता है? कमेंट में बताएं जरूर। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो हमें ज्वाइन भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।